मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे जो बायोलॉजी विषय है क्लास 10 का। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास 10 का बायोलॉजी जो विषय है उसमें का हम जैव प्रक्रम, ठीक है, बायोलॉजी का विज्ञान का जो विषय है, ठीक है प्यारे बच्चों, साइंस, उसमें जो 6वां चैप्टर दिया है जैव प्रक्रम, ठीक है, उसको आज हम इस वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो में देखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसको। जैव प्रक्रम में आज हम देखेंगे क्या है और बड़ी आसानी तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, ये चलिए देखते हैं हम जैव प्रक्रम। देखिए हमने लिखा है जैव प्रक्रम क्लास 10 के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जो महत्वपूर्ण है 2023 यह है। हम शुरू से आप लोगों को समझाएंगे पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए देखिए दिया है, हम हेडिंग, पहला हेडिंग हमारे जो सब्जेक्ट में है जो प्रक्रम में, देखिए जो प्रक्रम हेडिंग डाल देंगे हम लोग। ठीक है, देखिए हेडिंग में है वे सभी जीव। जब प्रक्रम हम किसे कहते हैं वही पूछा हेडिंग में, हम बताएंगे जब प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, वे सभी जीव प्रक्रम जो, वे सभी प्रक्रम जो किसी भी जीवधारी को जीवित रखने में सहायता प्रदान करते हैं जो प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, वो कोई भी ऐसा जो प्रक्रम है किसी भी जीवधारी को जो जीवित रखने में उसकी सहायता करते हैं उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं आगे जैव प्रक्रम। ठीक है, देखिए जैव प्रक्रम को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए जैव प्रक्रम पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सभी भाग लेते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। आइए हम देखते हैं, पोषण पहले देखेंगे, फिर श्वसन देखेंगे, फिर वहन देखेंगे, फिर उत्सर्जन देखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम इस वीडियो में हम यहाँ तक आज बस पोषण देखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में श्वसन आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम केवल पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम पोषण। पोषण किसे कहते हैं? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, भोजन को ग्रहण करना, पचे हुए भोजन को अवशोषण, जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषण करना और भोजन को ग्रहण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना। शरीर को हमें हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उससे ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम पोषण कहते हैं। भोजन का ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। ठीक है, ये देखते हैं आगे। एक और तरीके से हम इसे भी कह सकते हैं। देखिए जीवधारियों द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। जो जीवधारी होते हैं, मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, कोई भी भोज्य पदार्थों को जब वो ग्रहण करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये दिखा देते हैं। देखिए देखिए जीवधारियों द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। जो जीवधारी होते हैं कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। दो परिभाषा हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये देखेंगे हम पोषण के प्रकार। ठीक है प्यारे बच्चों, पोषण के हम प्रकार देखेंगे। देखिए पोषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पोषण होता है वह दो प्रकार का होता है। देखिए पहला है स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषम पोषी पोषण। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पोषण का प्रकार है वह दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषम पोषी पोषण। ठीक है, आइए हम देखेंगे पहले स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे विषम पोषी पोषण को। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? हाँ या नहीं बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए हम देखते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए ऐसे जीव जो अपनी भोजन का निर्माण स्वयं करता है तथा अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वपोषी पोषण का मतलब है कि कोई जीव जो है, ठीक है प्यारे बच्चों, जो अपना खुद
जो अपना भोजन बनाएगा वह खुद भोजन बनाएगा, अपने आप अपने शरीर से बनाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे में देखिए हरे पादप जो होते हैं पौधे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? अगर मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आगे विषमपोषी पोषण। ठीक है, देखेंगे हम विषमपोषी पोषण। देखिए, ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पर से रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं तथा अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, विषमपोषी पोषण कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है विषमपोषी पोषण में, ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं तथा अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ऐसा जीव जो होता है, ठीक है, कि अपना भोजन बनाने के लिए वह किसी अन्य जानवर या किसी अन्य चीज पर निर्भर रहता है, वह स्वयं अपने भोजन का निर्माण नहीं करता, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए मानव व अन्य जीव, जैसे मानव जो होता है दूसरे पर निर्भर रहता है, ऑक्सीजन लेता है पौधों से, ठीक है, वातावरण से लेता है। अन्य जीव भी जैसे हो गए, ठीक है प्यारे बच्चों, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। आइए देखते हैं हम आगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? हाँ या नहीं कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आइए देखते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है। जो स्वपोषी पोषण होता है प्यारे बच्चों, वो हरे पौधों में तथा कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उनमें भी स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण, अब हमारी अगली हेडिंग जो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हम किसे कहते हैं? ठीक है, ये देख समझते हैं प्रकाश संश्लेषण हम किसे कहते हैं। देखिए, प्रत्येक हरा पादप कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है प्यारे बच्चों, जो प्रत्येक हरा पादप है वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो हरा पादप होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, स्वयं बनाते हैं। आइए देखते हैं आगे। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन जो हरा पादप होते हैं, हरा पादप वह भोजन जो बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं। आइए देखें इस यहाँ पर देखिए कैसे भोजन बनाते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग सूत्र दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस H2O जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में CH12O6 CO2 प्लस 6H2O। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए जो ये भोजन बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो CO2 है वो अच्छा है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी जब भोजन बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए CO2 यहाँ पर देखिए C जो है 6 है, यहाँ पर देखिए H जो 12 है, यहाँ पर देखिए H 12 है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 6 दो यहाँ पर हैं, 6 6 12 हो गए। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से CO2, ठीक है प्यारे, CO2 से C6 हो गए, H12 हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए 6 ऑक्सीजन, यहाँ से यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से 12 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन यहाँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 H2 हैं, यहाँ पर देखिए 6 H2 है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक H यहाँ ये इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं, जो प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन बनाते हैं पौधे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम चलते हैं आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है,
हाँ या नहीं कमेंट कीजिएगा। आइए देखते हैं हम अगली हेडिंग, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है वही हम देखेंगे। देखिए पहला तो दिया है सूर्य का प्रकाश। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें सूर्य का जो प्रकाश है उसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जो स्थलीय पौधे होते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे यह कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ठीक है, जल कहाँ से ये प्राप्त करते हैं? स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषण करते हैं। जब जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्ति वो जो है स्थलीय पादप जो हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित उनसे वो प्राप्त करते हैं। और जो जल जो वो है वह जड़ों से मिट्टी से अवशोषण करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उनकी जड़ें जो हैं मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, ये है सामग्री इनमें लगती है प्रकाश संश्लेषण के समय। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अगले हेडिंग पर और अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटना होती है वह देखेंगे हम। देखिए पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस समय निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, बहुत सी घटनाएं होती हैं। आइए देखते हैं उन घटनाओं को। देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशेषित करना। जो क्लोरोफिल होता है वो जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उसे अवशोषण कर लेता है। ठीक प्यारे बच्चों, ये आगे देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक है प्यारे बच्चों, जो प्रकाश ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, जो जल होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल को तोड़ देता है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे देखेंगे इसका कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है, घटना कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका जो अपचयन होता है कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं अगली हेडिंग। देखिए क्या है, अगली हेडिंग जो है रंध्र, स्टोमेटा, इसे इंग्लिश में हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम स्टोमेटा किसे कहते हैं। ठीक है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो पत्ती होती है, हमारी पत्ती जो होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से पत्ती हो गई। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इन्हीं को हम रंध्र कहते हैं। पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, हम रंध्र कहते हैं। ठीक है, देखिए रंध्र के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो जो गैसों की आदान प्रदान होता है, जो गैसों का आदान प्रदान होता है तो इन्हीं छिद्रों की सहायता से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये आगे अगली देखते हैं, अगली महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों से जल, ठीक है प्यारे बच्चों, जो पत्तियों में छिद्र पाया जाता है रंध्र के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होता है, जल ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। जो पत्ती की जो सूक्ष्म छिद्र होती है, जो उसमें श्वसन गैसों का विनिमय आदान प्रदान जब होता है तो वो खुलती और बंद होती रहती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं हम रंध्र की संरचना जो है, रंध्र का चित्र देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसकी संरचना देखेंगे। देखिए रंध्र का यही संरचना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए जो यह क्या है, ये देखिए सहायक कोशिकाएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यह केंद्रक है। ठीक है,
ये क्या है, जो इस तरफ सेम की बीच की आकार का बना है रक्षक कोशिकाएं, ये दो रक्षक कोशिकाएं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह रक्षक कोशिका की आंतरिक मोटी भित्ति है। जो हम ये है, यह रक्षक कोशिका की आंतरिक भित्ति है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिए जो ये छिद्र है, स्थान है, खाली स्थान है, इसे हम रंध्र छिद्र कहते हैं। ठीक है, यह देखिए इसी में हम जो रक्षक कोशिकाएं होती है उसी में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, ये दोनों जो है रक्षक कोशिकाएं हैं। ठीक है, सहायक कोशिका यह है, केंद्रक है। ठीक है प्यारे बच्चों, रक्षक कोशिकाओं की आंतरिक मोटी भित्ति है, रंध्र है, हरित लवक है। यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को। रंध्र की संरचना में हम चित्र यही बना देंगे। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण का महत्व है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण का क्या क्या महत्व है हम उसे देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का महत्व। देखिए ऑक्सीजन का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से हम ऑक्सीजन का निर्माण कर सकते हैं। वातावरण का शुद्धिकरण करना, जो वातावरण में प्रदूषण है उनका हम शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, ताप का नियमन करना, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से जो हमारे आसपास के वातावरण में ताप अधिक हो जाता है उसको हम मेंटेन भी कर सकते हैं, ताप को नियंत्रित भी कर सकते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा में जब प्रकाश संश्लेषण का भी महत्व है। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत में भी प्रकाश संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे। विषमपोषी पोषण के प्रकार, जो विषमपोषी पोषण है उनके प्रकार देखेंगे हम। देखिए पहले विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, विषमपोषी पोषण के हम प्रकार देखेंगे और यह 3 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन से प्रकार हैं इसके। देखिए विषमपोषी पोषण के प्रकार, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। ठीक है प्यारे बच्चों, प्राणी संपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। हम बारी बारी से इन तीनों को देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। चलिए आइए देखते हैं हम प्राणी संपोषण। ठीक है प्यारे बच्चों, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं वो देखेंगे। देखिए ऐसे जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ ठोस एवं तरल का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ऐसे जीव होते हैं जो संपूर्ण भोज्य पदार्थों का संग्रह ठोस और तरल दोनों का जो अंतर्ग्रहण करते हैं और उनका जो पाचन होता है वह शरीर के अंदर हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्राणी संपोषण कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण में देखेंगे, जैसे मानव, अमीबा, शेर इत्यादि। ठीक है, आइए देखते हैं मृतजीवी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से अर्थात मरे हुए जंतुओं के शरीर से अपना भोजन की पूर्ति करते हैं उसे ही मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपने लिख लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा सेंटेंस, अपना नहीं रहेगा। अपनी भोजन की पूर्ति करते हैं उसे ही हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स बना के भी लेकर आए हैं, इसलिए हम लिख कर लेकर आते हैं कि आप लोगों का नोट्स भी तैयार हो जाएगा और हम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा भी देंगे। ठीक है, मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में देखिए जीवाणु, कवक इत्यादि, ये लोग हैं जो मृत्युजीव कार्बनिक पदार्थ से जो जंतुओं से होते हैं, मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। आइए हम आगे देखेंगे। देखिए परजीवी पोषण क्या है। ऐसे जीव जो अपना भोजन परजीवी अन्य जीवों की शरीर में, ठीक है प्यारे बच्चों, जो ऐसे जीव जो अपना भोजन परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो दूसरे के शरीर पर रहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और उनसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं।
आइए देखते हैं जैसे अमरबेल, जू, फीताकृमि इत्यादि। अमरबेल जो एक पौधा है, ठीक प्यारे बच्चों, जो किसी दूसरे, आप लोग देखे होंगे कि कोई आम का पौधा है, उस पर एक अलग से पौधा जम जाता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे, गांव में होंगे तो देखे होंगे सब लोग, ठीक है। जू, जू आप लोग जानते ही होंगे, फीताकृमि नाम नहीं आप लोगों ने सुना होगा, ठीक प्यारे बच्चों, यह भी एक जीव है जो दूसरे दूसरे के शरीर पर रहेगा, लेकिन उन्हें बिना हानि पहुंचाए ही अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा, पोषण करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं आगे। आइए हम देखेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण कैसे होता है, देखिए देखिए फर्स्ट में जो है अमीबा है, एक अमीबा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अमीबा जिसका यह केंद्रक है और यह एक खाद्य कण है, खाद्य कण, ठीक प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं दूसरे में। देखिए दूसरे में क्या है, ये अमीबा है, ये दो अमीबा और खाद्य कण जो हैं, अमीबा देखिए खाद्य कण को कुटपाद से अपने घेर लिए है, ठीक है प्यारे बच्चों। कुटपाद, कुटपाद जो है, कुटपाद जो है, पादाब इसे भी हम कहते हैं, पादाब या कूटपाद, जो भोजन को है घेर लिए। अमीबा, अमीबा में इसी तरह पोषण होगा, ठीक है। ये देखते हैं आगे तीसरा। देखिए तीसरे में आप क्या किए, जो अमीबा है वह खाद्य रिक्तिका, ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिए खाली है, जो ये खाद्य रिक्तिका बना लिए, खाद्य कण को अवशोषण अपने पूरी तरीके से घेर लिए, ठीक है, और खाद्य रिक्तिका बना लिए। और आइए देखते हैं हम पांचवें प्रोसेसर में। पांचवें प्रोसेस में देखिए हम अमीबा जो है पूरे खाद्य पदार्थ को अपने अंदर, शरीर के अंदर इकट्ठा कर लिए है, ठीक है। इसी तरह अमीबा में पोषण होता है, ठीक है। देखिए अमीबा में पोषण, पांचवा स्टेप जो है अमीबा में पोषण हो गया, ठीक है। आइए हम इसे लिख कर भी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, देखिए उसमें भी देखेंगे, चित्र की सहायता से भी आप लोग समझ लीजिए, और हम लिखवा भी देंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अमीबा जो था भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है, ठीक है। वही हम कह रहे थे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो अमीबा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर अमीबा जो है वह पादप को अपने कुदपाद से, पादाब की सहायता से घेर लेता है, यहाँ पर देखिए घेर लिया है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। देखिए खाद्य रिक्तिका, यहाँ पर देखिए खाद्य रिक्तिका बना लिया है, जो अमीबा है खाद्य रिक्तिका बना लिया है, ठीक है। खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जो खाद्य रिक्तिका है, यहाँ पर जो जटिल पदार्थ होता है, इसे उसका जो विघटन होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, उसे विघटन करके सरल पदार्थ बनाया जाता है, घुलनशील पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है। और आगे आइए देखते हैं। बचा हुआ अपचय कोशिका की सतह की ओर गति करता है, जो बच्चा उसमें जो बच जाता है वह अपचय कोशिका की सतह की ओर गति करने लगता है, कोशिका की सतह की ओर गति करने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे। ये देखिए ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कोशिका की ओर गति करते हैं, और अपचय जो पदार्थ होते हैं कोशिका की ओर गति करते हैं और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, ठीक है। आइए चलते हैं हम आगे। आइए बच्चों आज अब देखेंगे हम मानव में पोषण कैसे होता है, ठीक है। मानव में पोषण कैसे होता है, देखिए देखिए दिया है, मानव में पोषण पाचन तंत्र की सहायता से होता है, जिसे निम्न दो भागों में विभक्त करते हैं। पाचन तंत्र में की सहायता से जो मानव में पोषण होता है वह पाचन तंत्र की सहायता से होता है, जिसे हम दो बराबर भागों में, सॉरी बच्चों बराबर नहीं, दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला है आहार नाल, दूसरा है पाचक ग्रंथियां। देखिए हम आहार नाल जो है, ये देखिए यह पाचक जो पाचन तंत्र है पोषण का, देखिए प्यारे बच्चों पोषण का जो है पाचन तंत्र है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मुख इसका नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए काम चला लेंगे। देखिए यहाँ से देख लीजिए, और यहाँ तक देखिए, आप लोगों को यहाँ तक पूरा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बच्चों। देखिए यह है पोषण पाचन तंत्र, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एक है यह लार ग्रंथि है, यहाँ तक
ये देखिए ये जो आई हुई है यह ग्रसनी है। यह देखिए श्वास नली है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह ग्रास नली है। यह देखिए यह जो संरचना है यह अमाशय है। और यह देखिए जो अग्नाशय, यह जो संरचना है अग्नाशय है। इसी में हम मध्यांतर जो बड़ी आंत की जो भागें होती हैं, ये देखिए बड़ी आंत को हम मलाशय भी कहते हैं। और गूदा द्वार है, गूदा नाल है, बड़ी आंत भी है, ग्रहड़ी, इसे देखिए यहाँ से ग्रहड़ी हम कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक यकृत में एक छोटा सा जो पार्ट होता है पित्ताशय है, जिह्वा है, दांत है। इन सभी को हम सरल भाषा में और आसानी से समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चित्र की सहायता से भी हम लोग देख लिए कौन सा अंग कहाँ पर है। ठीक है, और इसे हम परिभाषा की सहित इसे हम समझेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप लोग एक बार चित्र को बढ़िया से देख लीजिए और बना लीजिएगा। आप लोगों की किताब में भी दिया है यह चित्र। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे। देखिए आहार नाल। ठीक है प्यारे बच्चों, सर हम पहले पढ़ेंगे आहार नाल को। ठीक है, देखिए मानव की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जिसका व्यास सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता है, जो मुख से गुदा द्वार तक फैली होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आहार नाल हम किसे कहते हैं, इस तरह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उल्टा हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, यहाँ से मुख से गुदा द्वार तक जो ये पूरी संरचना है इसे ही हम आहार नाल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी ये संरचना है इसे ही हम आहार नाल कहते हैं। कहीं किसी जगह इसका व्यास जो है कम या बेसी, अधिक, कम अधिक, इस तरह हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी जगह समान नहीं होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। देख लिया आप लोग यहाँ तक। देखिए आहार नाल को कितने हम भागों में बांट सकते हैं। देखिए आहार नाल मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रसिका या ग्रासनली, अमाशय। ठीक प्यारे बच्चों, छोटी आंत, बड़ी आंत। आहार नाल में इतने भाग होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसे हम बारी बारी से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हम पहले देखेंगे मुख हम किसे कहते हैं। देखिए ऊपरी एवं निचले चल ओठों के बीच एक चंद्राकार छिद्र पाया जाता है, उसे ही हम मुख कहते हैं। जो हमारी ऊपरी और निचली चल ओठ होते हैं उन दोनों के बीच में एक चंद्राकार संरचना जैसी एक छिद्र पाया जाता है, उसे हम मुख कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मुख कहते हैं। आइए देखते हैं मुख गुहिका। मुख के पश्च भाग को ही मुख गुहिका कहते हैं, जिसमें जीभ एवं दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मुख का पिछला भाग होता है, पिछला हिस्सा होता है, उसे हम मुख गुहिका कहते हैं। इसमें हम जीभ और दांत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो जीभ और दांत पाए जाते हैं। ठीक है, आइए बच्चों हम देखेंगे अब जीभ को देखेंगे। देखिए जीभ एक मांसल, चपटी एवं लचीली संरचना होती है, जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो स्वाद का पता लगाने, बोलने तथा भोजन को निगलने में सहायक होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जीभ है वह मांसल होती है, चपटी एवं लचीली होती है, जो 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबी होती है। जीभ की लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो जीभ की सहायता से हम स्वाद का पता लगा सकते हैं, बोलते भी हैं और भोजन को निगलते भी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, भोजन को हम जीभ की सहायता से ही निगलते हैं। आइए हम देखते हैं दांत। देखिए दांत हम मुख गुहिका के दोनों जबड़ों के किनारों पर दांत की पंक्तियां पाई जाती हैं, जो निम्न 2 प्रकार की होती हैं। जो मुख गुहिका होती है उसकी दोनों किनारों पर जो दांत की पंक्तियां पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, दांत की 2 पंक्तियां पाई जाती हैं उसे हम दांत कहते हैं, जो 2 प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन सी दांत होती हैं। देखिए एक तो है अस्थाई दांत, एक है अस्थाई दांत। आइए देखेंगे हम अस्थाई दांत किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे दूध के दांत भी कहते हैं, जो 6 माह से निकलना प्रारंभ करते हैं, 2 से 3 वर्ष तक निकलते हैं तथा 7 से 8 वर्ष तक रहते हैं, जिनकी संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों, जिनकी संख्या 20 होती है। देखिए इसे हम अस्थाई दांत को हम दूध के दांत भी कहते हैं।
जो 6 माह के बच्चे होते हैं उनमें यह 6 माह से निकलना, जो बच्चे होते हैं 6 माह से निकलना प्रारंभ करते हैं, 2 से 3 वर्ष तक निकलते हैं, जो जिनकी जो संख्या होती है, जिनकी संख्या जो होती है 20 होती है, दांतों की उनकी संख्या जो होती है 20 होती है, और यह लगभग 7 से 8 साल रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 7 से 8 साल यह अस्थायी दांत जो है रहते हैं। ठीक है, आइए चलिए हम आगे चलेंगे। अस्थायी देख लिया, अब अस्थायी दांत देखेंगे। ठीक है, देखिए इनकी संख्या प्रायः 32 होती है, जो निम्न 4 प्रकार के होते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या 32 होती है, जो निम्न 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए अस्थायी दांत के प्रकार है कृंतक, रोदनक, अग्रचौवड़क, चौवड़क। इन चारों भागों को हम एक एक सरके से, एक तरीके से देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और आसानी से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए कृंतक हम किसे कहते हैं, देखिए यह भोजन को कुतरने का कार्य करता है। जो कृंतक होता है, हम भोजन करते हैं तो भोजन को कृंतक जो दंत होता है वही कुतरता है, छोटे छोटे टुकड़ों में करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, भोजन को कुतरने का कार्य करता है। आइए देखते हैं हम रदनक। यह भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करता है। जो भोजन हमारा होता है, रदनक जो है वह भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं अग्रचौवड़क। यह भोजन को पीसने का कार्य करता है। जो अग्रचौवड़क होता है वह भोजन को पीसने का कार्य करता है। चौवड़क भी, यह भी भोजन को पीसने का कार्य करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह भी भोजन को पीसने का कार्य करता है। आइए हम देखेंगे दांत की विशेषताएं। दांत की कितनी विशेषता होती है, क्या क्या विशेषता होती है, आइए देखते हैं। देखिए दांत की विशेषता एक गर्त दंती, एक दांत की विशेषता है गर्त दंती। जो दांत हड्डियों की खांचों से स्थित होते हैं उसे ही हम गर्त दंती कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो दांत होते हैं, आप लोग दांत दांत की संरचना नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मानिए दांत है और यहाँ पर एक हड्डी है जो हड्डियों की सहायता से लगे होते हैं। ठीक है, हड्डी एक खांचों में, इन खांचों में जो है हड्डी हड्डी की खांचों में दांतें फंसी होती हैं, उसे ही हम गर्त दंती कहते हैं। ठीक है, ये देखिए द्विबार दंती। देखिए मानव में अग्र चौवड़क के अतिरिक्त जितने भी दांत निकलते हैं जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसे द्विबार दंती कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मानव है उनमें अग्र चौवड़क जो दांत होता है उसे छोड़कर जितने भी दांत हैं वह जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, इसलिए हम द्विबार दंती इसे कहते हैं, इसे हम द्विबार दंती कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। आइए हम देखेंगे विषम दंती। विषम दंती किसे कहते हैं, देखिए मानव में भी भिन्न 4 प्रकार के दांत कृंतक, रदनक, अग्रचौवड़क, चौवड़क पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम विषम दंती भी कहते हैं। जो मानव का दांत होता है वह निम्न 4 प्रकार से होता है, कृंदंत, रदनक और अग्रचौवड़क। इन ये सारे दांतें पाई जाती हैं, इसलिए हम इसे विषम दंती भी कहते हैं। ये देखते हैं दंत सूत्र क्या है, और दंत सूत्र की सहायता से हम अपने दांतों को निकाल भी सकते हैं, कितने हमारे मानव में दांत होते हैं। ठीक है, देखिए मानव में भी भिन्न प्रकार के दांतों की एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानव जो होता है, मानव के विभिन्न दांतों को हम एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, करते हैं तो उसे ही दंत सूत्र कहते हैं। दंत सूत्र में ऊपरी और निचली जबड़े के आधे दांतों को ही लिया जाता है। जो दंत सूत्र में जो ऊपरी और निचली जबड़े जो होते हैं उनके आधे दांतों को ही लिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आधे दांतों को ही लिया जाता है। देखिए दंत सूत्र क्या है, देखिए दंत सूत्र है IC। ठीक है प्यारे बच्चों, IC PMM। ठीक है प्यारे बच्चों, IC PMM, जो I और C PMM। ठीक प्यारे बच्चों, IC PMM। ठीक प्यारे बच्चों, गुणे 2। आइए देखते हैं हम, जहाँ I जो है कृंतक है, जो I जो है कृंतक है, C जो है रदनक है, PM जो है चौवड़क है। ठीक प्यारे बच्चों, M जो है चौवड़क है, PM जो है अग्र चौवड़क और M जो है चौवड़क। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर
आइए हम देखते हैं मनुष्य वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र और उनकी सहायता से हम दांतों को निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ICPM, ठीक है प्यारे बच्चों, ICPMM गुणे 2। देखिए आई जो है, आई का मान दिया है 4/4/4। ठीक है प्यारे बच्चों, 4/4। इसे हम इसके आधे दांतों को ही लिया जाता है 2/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2/2, इसमें भी हम काटेंगे 1/1। आधे दांतों को लिया जाता है, दोनों ऊपरी जो निचले होते हैं उनके आधे दांतों को ही लिया जाता है। यहाँ पर देखिए 4/4, यहाँ पर देखिए 2/2, यहाँ पर देखिए यम 6/6, यहाँ पर देखिए 3/3। तो यहाँ पर हम रखेंगे आधे दांतों को लिया जाता है तो यहाँ पर आई का मान जो है 2/2, सी का मान जो है 1/1। ठीक है प्यारे बच्चों, PM का मान जो है 2/2, एम का मान जो है 3/3। यहाँ से देखिए हम इनको जोड़ लेंगे, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। यहाँ पर देखिए 8 हो गया, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। ठीक प्यारे बच्चों, 8 हो गया। यहाँ पर हम देखिए गुणा करेंगे, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। ठीक प्यारे बच्चों, गुणा हम करेंगे 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। जो वयस्क मनुष्य होता है उनमें दांतों की जो संख्या होती है वह 32 होती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, उनके दांतों की संख्या जो होती है 32 होती हैं। आइए हम देखते हैं बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, उसे भी हम दंत सूत्र की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, देखिए शिशु का दंत सूत्र, आइए देखते हैं हम शिशु का दंत सूत्र कैसे निकालेंगे। देखिए आई जो है 4/4 है, 2/2 हो जाएगा। सी जो है 2/2 है, 1/1 हो जाएगा। PM जो है जो अग्र चौवर्णक होता है वह बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो चौवर्णक होता है वह बच्चों में 4/4/4 पाया जाता है, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको हम आधा लेंगे तो 2/2 हो जाएगा। तो आइए हम रखते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए 1 का मान क्या है 2/2। ठीक है, सी का मान है 1/1। ठीक है प्यारे बच्चों, PM जो है या 0 है, 0 रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एम जो है यहाँ पर 2/2 गुणे 2। ठीक है, हो गया। यहाँ से देखिए 2 1 3, 3 2 5, 5/5, 2 1 3, 3 2 5, 5/5 गुणे 2। ठीक है, 5 दूना के 10, 10 दूना के 20। ठीक प्यारे बच्चों, तो हमारा जो हो जाएगा शिशु में जो दांतें होती हैं वह 20 होती हैं, 20 दांतें। जो शिशु का दंत सूत्र की सहायता से हम निकाले हैं, शिशु में जो दांतें होती हैं 20 दांतें होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम चलते हैं आगे। देखिए आइए देखते हैं हम ग्रसनी किसे कहते हैं। देखिए ग्रसनी हम किसे कहते हैं, मुख गुहिका के पश्च भाग को ही ग्रसनी कहते हैं, जो लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी एक कीपनुमा संरचना होती है, जो बोलते समय ध्वनि के गूंज उत्पन्न करने का कार्य करती है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए दिखाते हैं, हम आप लोगों को ग्रसनी का चित्र दिखाएंगे। देखिए यहीं पर एक ग्रसनी है, यहाँ पर आई जो है यही है, यह ग्रसनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लिए आप लोग ग्रसनी। मुख्य देखिए मुख गुहिका के पश्च, मुख गुहिका जो होती है पश्च भाग में, मुख गुहिका के पश्च भाग को हम ग्रसनी कहते हुए हैं, जो लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो ग्रसनी हमारी होती है वो 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी एक उपनुमा संरचना होती है, जो बोलते समय ध्वनि के जो गूंज होता है उसे ही उत्पन्न करने का कार्य करती है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। आइए देखते हैं हम घाटी दापन किसे कहते हैं। घाटी द्वार पर लटकी उपास्थि में पत्ती की, ठीक है प्यारे बच्चों, पत्ती के समान लचीली संरचना पाई जाती है, जिसे घाटी दापन कहते हैं, जो भोजन को निगलते समय वायु के मार्ग को बंद कर लेती है, जिससे भोजन की कण वायु मार्ग से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो वायु मार्ग और जो जो मुख मार्ग होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, भोजन मार्ग जो होता है उस वहाँ पर एक लचीली एक उपास्थीमय संरचना पाई जाती है, उसे हम घाटी कहते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो वो जो श्वास नली होती है उसे ढक लेती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और भोजन को हम आसानी से निगल लेते हैं। और अगर वो नहीं ढकती तो जो भोजन हम करते हैं तो
श्वास नली की सहायता से बाहर आ जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, बाहर आ जाती है। आइए हम चलते हैं आगे। कभी कभी आप लोगों को जब उल्टी टाइप होता है, ठीक प्यारे बच्चों, तो बहुत लोगों को कोई भोजन कर लेते हैं बच्चे लोग, तो उसमें कभी कभी नाक के जो हमारा नाक होता है उनसे भी जो मटेरियल होते हैं कुछ आ जाते हैं बाहर। आप लोगों को महसूस हुआ होगा कभी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ गए होंगे आप लोग। कभी कभी हो जाता है, वो नहीं ढक पाता है, जो घाटी ढापन होता है वह ढक नहीं पाता है उस समय। देखिए निगल द्वार हम किसे कहते हैं? देखिए ग्रसनी के अंदर एक बड़ा सा छिद्र पाया जाता है जिसे निगल द्वार कहते हैं। जो ग्रसनी होता है उसी के अंदर एक बड़ा सा छिद्र पाया जाता है, उसे हम निगल द्वार कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। यहाँ तक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए हम देखेंगे ग्रसिका एवं ग्रास नली। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रसिका एवं ग्रास नली। ग्रसिका एवं ग्रास नली किसे कहते हैं? देखिए यह एक पेशी संकुचनशील लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है जिससे, ठीक प्यारे बच्चों, जिससे फिसलता हुआ भोजन आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, ग्रास नली। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रास नली हमें ये दिखाते हैं। ग्रास नली देखिए, यहाँ से जब हम भोजन करते हैं तो यह ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली की सहायता से अमाशय में भोजन पहुंचता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अमाशय में हमारे जो है भोजन पहुंचता है। यह इसकी लंबाई जो होती है 23 से 27 सेंटीमीटर होती है। जो ग्रास नली की लंबाई होती है वह 23 से 27 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? ये चलते हैं हम आगे। देखिए अमाशय, अमाशय हम किसे कहते हैं उसे हम समझेंगे। देखिए यह आहार नाल, ठीक है प्यारे बच्चों, अमाशय आप लोग देखिए अमाशय, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा एवं थैलीनुमा भाग है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर चौड़ा अंग्रेजी के जे आकृति का होता है, जिसकी दीवारों में 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखिए हम बनाए हैं उसका चित्र जो है। देखिए यह यू जे आकार की एक संरचना होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें देखिए फंडस है, शेषाग्र है, फाइलोरिक है। यह देखिए कार्डियक संकुचन, कार्डियक भाग है। यह देखिए ग्रासनली यहाँ पर है, जठरागमन है, इसे हम क्या कहते हैं? फाइलोरिक संकोचन, इसे हम ग्रहणी कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यह चित्र देखिए आप लोगों को समझ में आया होगा। अमाशय के विभिन्न जो भाग हैं उसी का हम, अमाशय का यह चित्र है और उसके जो विभिन्न भाग हैं उसे हम बनाए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अमाशय में यह सब भागे पाई जाती हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो चलिए आप चलते हैं अब आगे अगली हेडिंग पर। आइए हम देखेंगे अब छोटी आंत। छोटी आंत किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए यह भोजन के पाचन एवं अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है, जो लगभग 6 से 7 मीटर लंबी 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है, जिसमें रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जो छोटी आंत होती है यह भोजन में के पाचन एवं अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है। ठीक प्यारे बच्चों, जो छोटी आंत होती है वो भोजन का पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है, जो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर जो होती है चौड़ी नलिका होती है। ठीक है, जिसमें रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। वो जो रसांकुर होते हैं वह भोजन का अवशोषण करने में सहायक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है? चलिए हम चलते हैं आगे। देखिए छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं? देखिए छोटी आंत के भाग हैं, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखेंगे हम ग्रहणी किसे कहते हैं। देखिए छोटी आंत के प्रथम भाग को ही ग्रहणी कहते हैं। जो छोटी आंत होती है उसे हम, उसके प्रथम भाग को ही हम ग्रहणी कहते हैं, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सी अथवा यू आकार की
नलिका होती है जिसमें श्लेष्म का स्राव, ठीक प्यारे बच्चों, स्राव करने वाली बूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो ग्रहणी है वह 25 सेंटीमीटर लंबी सी अथवा यू आकार की होती है। इसमें श्लेष्म का जो स्राव करती हैं उस श्लेष्म का स्राव करने वाली एक बूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। मध्यांतर देखिए, छोटी आंत के मध्य भाग को ही मध्यांतर कहते हैं, जो लगभग 2.4 मीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कुंडलित नलिका होती है। जो इसकी लंबाई होती है मध्यांतर की 2.4 मीटर लंबी और जो उसका व्यास होता है 4 सेंटीमीटर का होता है, कुंडलित एक नलिका होती है। ठीक है, जो मध्य भाग होता है उसे हम मध्यांतर कहते हैं। आइए देखते हैं शेषांत्र। देखिए, छोटी आंत के सबसे लंबे तथा अंतिम, ठीक है प्यारे बच्चों, अंतिम भाग को ही शेषांत्र कहते हैं, जिसमें रसांकुर पाए जाते हैं जो पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। ठीक है, जो 3.4 मीटर लंबी होती है छोटी आंत की। ठीक प्यारे बच्चों, जो छोटी आंत का जो अंतिम और लंबा भाग है, इसे हम छोटी आंत का सबसे अंतिम और लंबा भाग कहते हैं, जिसमें रसांकुर पाए जाते, इसमें जो रसांकुर पाए जाते हैं जो पचे हुए भोजन को जो अवशोषण में सहायक प्रदान करते हैं, जिसकी लंबाई जो है 3.4 मीटर होती है। सबसे लंबा और अंतिम भाग शेषांत्र को ही हम छोटी आंत के अंतिम शेषांत्र को ही लंबा और सबसे लंबा और अंतिम भाग मानते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं हम बड़ी आंत किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए, यह आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है। जो बड़ी आंत है आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होती है, जो लगभग 1.5 मीटर लंबी तथा 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है, जो पचे हुए भोजन तथा जल के अवशोषण का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यह अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती है। जो बड़ी आंत होती है इसे हम आहार नाल का सबसे अंतिम भाग कहते हैं, जो 1.5 मीटर लंबी तथा 4.7 सेंटीमीटर जो चौड़ी नलिका होती है, जो पचे हुए भोजन और जल का अवशोषण करती है। और अतिरिक्त जो अपचित भोजन होते हैं, ठीक है बच्चों, जो पचते नहीं हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालने का भी यह कार्य करती है। शरीर से बाहर निकालने का यह बड़ी आंत कार्य करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़ी आंत के जो आंत के भाग हैं वो देखिए, बड़ी आंत के भाग कौन कौन से हैं। देखिए, पहला जो भाग है सीकम है, दूसरा है कोलन, तीसरा दिया है मलाशय। ठीक प्यारे बच्चों, मलाशय देखिए, सीकम बड़ी आंत, ठीक प्यारे, जो बड़ी आंत के प्रथम भाग को ही सीकम कहते हैं, जो लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी, ठीक प्यारे बच्चों, लंबी नली होती है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जुड़ने के स्थान पर अंगुली के सदृश एक संरचना पाई जाती है, जिसे कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है उसमें एक जो वो दोनों जुड़ती हैं आपस में, एक अंगुली की समान जो सदृश एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। ये देखते हैं हम कोलन किसे कहते हैं। देखिए, बड़ी आंत के सबसे लंबे भाग तथा मध्य भाग को ही कोलन कहते हैं। जो बड़ी आंत होती है मध्य भाग को हम, और सबसे लंबा होता है, जो बड़ी आंत के सबसे लंबा और मध्य जो भाग होता है उसे हम कोलन कहते हैं। ठीक है, जो लगभग 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है, जिसकी जगह जगह से फूला हुए भाग को ही हास्ट्रा कहते हैं। जो जगह जगह से फूला हुआ भाग होता है उसे ही हम हास्ट्रा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हास्ट्रा कहते हैं। आइए चलते हैं हम अगले हेडिंग पर। ठीक है, आइए देखते हैं हम मलाशय। मलाशय किसे कहते हैं। देखिए, बड़ी आंत के अंतिम भाग को ही मलाशय कहते हैं, जिसकी बाह्य भित्ति बहुत ही पतली होती है, जिसमें चषक एवं अवशोषी नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो मलाशय को गीला एवं लसदार
ठीक है प्यारे बच्चों, जो मलाशय को गीला एवं लसदार बनाए रखने का कार्य करती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है उसे हम मलाशय कहते हैं, जिसकी बाह्य भित्ति जो होती है बहुत पतली होती है। जो बाहर की भित्ति होती है बहुत पतली होती है। बड़ी आंत की बाहर की भित्ति जो होती है मलाशय की, वह बहुत पतली होती है, जिसमें चषक एवं अवशोषी, ठीक है प्यारे बच्चों, जो जिसमें चषक एवं अवशोषी नामक जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिका पाई जाती है जो मलाशय को, ठीक है प्यारे बच्चों, गीला और लसरदार बनाए रखने का कार्य करती हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। मलाशय की जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर होती है। आइए चलते हैं हम आगे अगली हेडिंग पर। आइए हम देखेंगे अब पाचक। ठीक है प्यारे बच्चों, पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं हम पाचक ग्रंथियां। आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। जो आहार नाल से संबंधित हैं पाचक ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, देखिए पाचक ग्रंथियां, पहला दिया है लार ग्रंथियां, दूसरा दिया यकृत, तीसरा दिया अग्नाशय। देखिए हम देखेंगे पहले इन तीनों को भी हम बारी बारी से पढ़ते हुए चलेंगे, जैसे सब पढ़ते आए हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, आसान भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से आप ही लोगों के लिए नोट्स की सहायता, ठीक है प्यारे बच्चों, नोट्स जैसा ही एकदम नोट्स जैसे तैयार किया जाता है उसी तरह आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एकदम नोट्स की। आप नोट्स अगर आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर एक है, वहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को नोट्स PDF की सहायता से भेज देंगे। ठीक है, कमेंट कीजिएगा नोट्स चाहिए या नहीं, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है उसमें हम लिंक दे देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, या वहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप उस पर कुछ भी नोट्स चाहिए तो भेज दीजिएगा, हम नोट्स दे देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए लार ग्रंथियाँ जो होती हैं मनुष्य में निम्नलिखित, ठीक है प्यारे बच्चों, जो मनुष्य है मनुष्य में निम्न 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। जो मनुष्य होता है उसमें 3 जोड़ी जो होती हैं लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उनसे 1.5 लीटर लार ग्रंथि का स्राव होता है। ठीक है, आइए देखते हैं लार ग्रंथियाँ जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं। देखिए कर्णपूर्ण ग्रंथियाँ, अधोहनु ग्रंथियाँ, अधोजिह्वा ग्रंथियाँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अधोजिह्वा ग्रंथियाँ। आइए देखते हैं हम इन तीनों को बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कर्णपूर्ण ग्रंथियाँ। ठीक है, देखिए ये ग्रंथियाँ कान व कपोलों के पीछे स्थित होती हैं, जो स्टेंसन की नलिका के द्वारा मुख गुहिका में खुलती हैं। जो स्टेंसन एक नलिका होती है उसकी सहायता से मुख गुहिका होती है वहीं पर खुलती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कर्णपूर्ण ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अधोहनु ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती हैं। जो निचला हमारा जबड़ा होता है उसकी जो पश्च भाग होता है उसमें अधोहनु ग्रंथियाँ जो है स्थित होती हैं, जो कृंतक दांतों के पास वार्टन्स की नलिकाओं के द्वारा जीभ के नीचे खुलती हैं। जो कृंतक दांत होता है उनके पास जो एक वार्टन्स नाम का, ठीक है, वार्टन्स की नलिका के द्वारा जो जीभ हमारी होती है जीभ के नीचे खुलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जीभ के नीचे खुलती है। आइए देखेंगे हम अधोजिह्वा ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ जीभ के नीचे स्थित होती हैं, जो रिविनस की नलिका द्वारा मुख गुहिका में खुलती हैं। ये अधोजिह्वा ग्रंथियाँ जो होती हैं, एक रिविनस एक नलिका होती है उसकी सहायता से मुख गुहिका में खुलती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, मुख गुहिका में खुलती हैं। आइए हम चलते हैं आगे। आइए देखेंगे हम यकृत। हमारा यकृत हम देखेंगे यकृत। ठीक है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि एवं अंग है, जो उदर गुहा में डायाफ्राम के, ठीक प्यारे बच्चों, डायाफ्राम के नीचे
तथा अमाशय के ऊपर स्थित होती है, जिसका भार 1500 ग्राम होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो इसका भार 1500 ग्राम होता है। हम दिखाते हैं, हम यकृत का चित्र दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए ये यकृत का चित्र, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसे एक संरचना होती है, यहीं पर हम फेफड़ा बना दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक जो संरचना होती है डायाफ्राम होती है। ठीक है, डायाफ्राम के नीचे, ठीक है, डायाफ्राम के नीचे और यकृत जो अग्नाशय हमारी है, अग्नाशय की ऊपर स्थित होती है। देखिए यहाँ अग्नाशय है, अग्नाशय के ऊपर थोड़ा सा ऊपर स्थित होती है। ठीक है, ये देखते हैं, जो इसका जो भार होता है 1500 ग्राम का होता है। ठीक है, 1500 ग्राम का होता है। ये देखिए यकृत का कार्य कौन कौन सा है। देखिए यकृत के निम्न कार्य होते हैं। देखिए पहला कार्य क्या है, पीत रस का स्राव करना। जो यकृत होता है पीत रस का स्राव करता है। हिपैरिन प्रतिस्कंदक एक पदार्थ होता है का स्राव करता है। हिपैरिन प्रतिस्कंदक एक पदार्थ जो होता है उसका स्राव करता है। देखिए ग्लाइकोजन का संचय करना, वसा का संश्लेषण करना, यूरिन का, ठीक प्यारे बच्चों, यूरिन का संश्लेषण करना, रुधिर का थक्का बनाना। जो इसका एक कार्य भी यकृत का एक रुधिर का थक्का भी बनाना, यूरिन का संश्लेषण भी करना है और वसा का संश्लेषण करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। आइए चलते हैं हम आगे अगली हेडिंग पर। आइए देखते हैं हम अग्नाशय। देखिए यकृत के बाद यह शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है, जो उदर गुहा में अमाशय व शेषांत्र के बीच स्थित होती है। सामान्य व्यक्ति में इनका जो भार होता है 60 से 90 ग्राम का होता है। अग्नाशय में लैंगर हैंग्स की दीपिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें निम्न 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो लैंगर हैंग्स की दीपिकाएं होती हैं उनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं, जो निम्न 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं लैंगर हैंग्स में। देखिए अग्नाशय की कोशिकाएं जो होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। ठीक है, देखिए अल्फा कोशिका क्या है, इससे ग्लूकागॉन का स्राव होता है। एक ग्लूकागॉन होता है, उसका जो स्राव होता है अल्फा कोशिका से। देखिए बीटा कोशिका से, इससे इंसुलिन का स्राव होता है। बीटा जो कोशिका होता है इंसुलिन का स्राव करती है। गामा कोशिका, इससे सीमेटोस्टैटिन का स्राव होता है। एक सीमेटोस्टैटिन का स्राव होता है। गामा कोशिका से सीमेटोस्टैटिन का स्राव होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र में निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। जो मनुष्य होता है उनका पाचन तंत्र में निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए पहला है प्रक्रिया अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण एक प्रक्रिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुंचने की प्रक्रिया ही अंतर्ग्रहण कहलाती है। जो भोज्य पदार्थ होता है उनको शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम अंतर्ग्रहण या अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे अगली हेडिंग पर। आइए हम देखेंगे पाचन। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए पाचन हम किसे कहते हैं, जटिल भोज्य पदार्थों का विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप सरल एवं घुलनशील रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको रासायनिक और भौतिक रूप की सहायता से, ठीक है, भौतिक क्रियाएं जो होती हैं उनकी सहायता से उन्हें घुलनशील, घुलनशील और सरल रूप से जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम पाचन कहते हैं। ठीक है, जो ठोस पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, भौतिक और रासायनिक जो क्रियाओं की सहायता से उन्हें सरल और घुलनशील बनाया जाता है, उसे हम पाचन कहते हैं। पाचन के जो प्रकार होते हैं, देखिए ये पाचन के प्रकार, भौतिक या यांत्रिक पाचन, रासायनिक पाचन। देखिए आइए देखेंगे हम भौतिक या यांत्रिक पाचन। देखिए भोजन को मुख में चबाना, अमाशय में भोजन का लुगदी बनना, लुगदी, सॉरी बच्चों यहाँ पर लुगदी रहेगा, लुगदी बनना, आहार नाल में क्रमानुकुंचन की गति इत्यादि भौतिक या यांत्रिक पाचन के अंतर्गत आते हैं। जो भोजन होता है हमारा मुख में चबाना, जब हम मुख में चबाएंगे तो उसे हम भौतिक के अंतर्गत रखेंगे। अमाशय में भोजन का लुगदी जो होता है, अमाशय जो होता है भोजन को
लुगदी बनाती है और जो आहार नाल में क्रमांकुचन की गति जो होती है, ये सभी यांत्रिक पाचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, भौतिक या यांत्रिक पाचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम रासायनिक पाचन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आते हैं। ऐसा पाचन जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में होता है उसे ये हम रासायनिक पाचन कहते हैं। ठीक है, जो पाचन होता है हमारे शरीर में किसी भी एंजाइम, कोई एंजाइम की सहायता से जब उसका पाचन होगा तो उसे हम रासायनिक पाचन कहते हैं। देखिए भोजन का अवशोषण, आइए हम देखेंगे भोजन का अवशोषण। देखिए पचे हुए भोजन का रुधिर में मिलना ही अवशोषण कहलाता है। जो पचा हुआ भोजन होता है रुधिर में जब वह मिलेगा वह भोजन, तो उसे ही हम अवशोषण कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के द्वारा प्रतिदिन 8 से 9 लीटर तरल द्रव्य का अवशोषण होता है, जिसमें 7.5 लीटर जल तथा 1.5 लीटर पोषण तत्व होते हैं। जो 8 से 9 लीटर जो तरल द्रव होता है उनमें जो है 7.5 लीटर जल होता है और 1.5 लीटर जो होते हैं पोषक तत्व होते हैं, जो हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। देखिए भोजन का स्वांगीकरण, भोजन का स्वांगीकरण हम किसे कहते हैं। देखिए पचे हुए भोजन का कोशिका के जीव द्रव्य में मिलना ही स्वांगीकरण कहलाता है। जो पचा हुआ भोजन होता है, कोशिका जो होती हैं उसमें, कोशिका के जीव द्रव्य जो होता है उसमें जो भोजन का मिलना ही स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वांगीकरण कहलाता है। मल परित्याग या बहिर्क्षेपण। ठीक है, देखिए अवशोषण के पश्चात अपचित भोजन का गुदा द्वारा, ठीक है प्यारे बच्चों, शरीर से बाहर निकलना ही मल परित्याग या बहिर्क्षेपण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अपचित भोजन होता है, जो पचित भोजन होता है वह जितना अवशोषण हो जाता है, अवशोषण हो जाता है ब्लड में। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अपचित हो जाता है, जो बच जाता है, ठीक प्यारे बच्चों, जो बच जाता है वह गुदा द्वार की सहायता से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम परित्याग या परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नोट में हम। देखिए लार में श्लेष्म एंजाइम तथा टायलिन नामक एंजाइम होता है। जो हमारा लार होता है उसमें श्लेष्म एंजाइम और लाइसोजाइम, श्लेष्म लाइसोजाइम तथा टायलिन नामक एंजाइम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहीं तक हमारा जो पाचन तंत्र है, ठीक प्यारे बच्चों, पाचन तंत्र का भाग यहीं तक हम आज इस वीडियो में, ठीक प्यारे बच्चों, यहीं तक हमारा पाचन तंत्र का भाग है। ठीक है, और अगली वीडियो में हम देखेंगे श्वसन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप सभी लोगों को वीडियो जो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, और बेल आइकन को ऑल कर दे ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद।